हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल हम अच्छी तरह समझते हैं। आज की यंग एज, आज के नए लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, इतने अच्छे कि कोई और एसेट क्लास उसे बीट नहीं कर सकती है। बट फिर भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। लोग एफडी में पैसा रखना पसंद करते हैं, लोग गोल्ड में पैसा रखना पसंद करते हैं, लोग रियल एस्टेट में पैसा डालना पसंद करते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोगों को अपने चाचा, मामा, फूफा वगैरह की नसीहत याद आ जाती है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट एक जुआ है, स्टॉक मार्केट से लोगों के घर बिक गए, स्टॉक मार्केट से लोगों की ज़मीनें बिक गई, स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद हो गए। तो इस तरह की बातें जब याद आती है तो लोग अवॉइड करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में आम लोगों का कंट्रीब्यूशन ओनली 3 to 4% है, दैट्स इट। जबकि हम यूएस की मार्केट देखें तो वहाँ पे आम लोग 50 to 60% कंट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ की स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाइना में ये नंबर आई थिंक 35 to 40% है, और कनाडा और यूरोप में 25 to 30% है। तो वहाँ के लोग खुलकर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट हमारे इंडिया के लोग नहीं करते हैं क्योंकि कुछ परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसे स्कैम्स हुए हैं पीछे जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है। ऐसा नहीं है कि स्कैम्स यूएस में नहीं और यूरोप में नहीं हुए हैं, स्कैम्स की शुरुआत तो होती वहीं से ही है। बट ऐसा है कि वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग समझते हैं कि क्या सेफ़ है और क्या अनसेफ है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे नहीं करना है। और उसी चीज़ की शुरुआत, उसी तरह की कुछ कोशिश मैं भी कर रहा हूँ अपने चैनल पर कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करें, कितनी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे सेफ्टी कम है, कहाँ पे आपको अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, कहाँ पे कम रखनी चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अपनी हिस्ट्री से हमें दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सेफ है और बहुत अच्छे रीजनेबल रिटर्न्स भी देती है। हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, वाई इंडेक्स फंड, हम इंडेक्स फंड को क्यों चुने, क्यों इसमें पैसा लगाएं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और इस ही इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स को मिरर करता है, मतलब जो इंडेक्स में शेयर्स होते हैं, जिस प्रोपोर्शन में शेयर्स होते हैं, वही शेयर्स वो बाय कर कर उसी सेम प्रोफेशन में आपके लिए एक इंडेक्स तैयार करता है, एक इंडेक्स फंड तैयार करता है। अब आप लोगों को अगर एक्टिव फंड और पैसिव फंड्स क्या होते हैं ये सब नहीं पता है तो दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में म्यूचुअल फंड सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस में म्यूचुअल फंड के सारे बेसिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। एक्टिव फंड क्या होता है, पैसिव फंड क्या होता है, सब कुछ वहाँ सीखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे शायद कुछ लोगों को यही ना पता हो कि इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, मैंने अपनी इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि इंडेक्स क्या होता है, बट फिर भी मैं जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए एक ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पर। एक इंडेक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर ओवरऑल स्टॉक मार्केट का आईना होता है। एक इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या फिर पूरी देश की इकोनॉमी, पूरी देश की स्टॉक मार्केट को। अब अगर हमें पता लगाना हो कि पूरी स्टॉक मार्केट, ओवरऑल हमारी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, सो हम कैसे पता लगाएंगे। हज़ारों स्टॉक्स हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। कुछ स्टॉक्स आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे होंगे, कुछ स्टॉक आज के टाइम पे ऑल टाइम लो पे होंगे, कुछ स्टॉक बीच में ही झूल रहे होंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेकार परफॉर्म कर रही है या साइडवेज जा रही है। तो इसके लिए हमें एक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक इंडेक्स ओवरऑल हमें एक ओवरव्यू देता है कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। एक इंडेक्स में उस इंडस्ट्री के, देखिए इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एक तो ओवरऑल इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ये हमारी ओवरऑल स्टॉक मार्केट को दर्शाता है।
उसी तरह से हमारी स्टॉक मार्केट में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, अलग अलग सेक्टर्स है। जैसे आईटी सेक्टर है, अगर हमें आईटी सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें देखना होगा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉप कंपनीज है आईटीज़ की। हमें अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें देखना होगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सबको मिलाकर लार्जेस्ट स्टॉक्स ऑफ द सेक्टर, जो भी उस सेक्टर के लार्जेस्ट स्टॉक्स होते हैं और जो हाईली ट्रेडेबल होते हैं, जो हाईली ट्रेड होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, उन सबको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। अगर हमें आईटी सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें निफ्टी आईटी देखने को मिलेगा। हमें फाइनेंस सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें फिन निफ्टी देखने को मिलेगा। अगर हमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना है तो हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। हमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए जानना है तो हमें निफ्टी 50 देखने को मिलेगा या फिर सेंसेक्स 30 देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 में हमारे देश की 50 लार्जेस्ट कंपनीज है और ये 50 लार्जेस्ट कंपनी ऑलमोस्ट देश की इकोनॉमी चलाती है, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। यही छोटी छोटी कंपनीज को काम देते हैं, छोटी छोटी कंपनी से पार्ट्स बनवाते हैं, सर्विस खरीदते हैं। सो इन सारी बड़ी कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनता है। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, सेंसेक्स 30 में 30 कंपनीज है। अब ये हो गए हमारे देश के ओवरऑल इंडेक्स। इन्हीं को इंडेक्स कहते हैं जो हमें स्टॉक मार्केट की या किसी सेक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब इंडेक्स फंड क्या करता है, अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में जो जो शेयर्स हैं उन सारे शेयर्स में पैसा लगा देगा और उन्हीं प्रपोर्शन में लगाएगा जिस प्रपोर्शन में उन शेयर्स की निफ्टी 50 के अंदर वेटेज है। जैसे कि रिलायंस है, अगर रिलायंस की वेटेज 10% है तो आपका 100 में से 10 रुपया रिलायंस में लग जाएगा। टीसीएस है, उसकी वेटेज 6% है तो आपका 6 रुपया टीसीएस में लग जाएगा। इसी तरह से जिस हिसाब से प्रपोर्शन है उसी हिसाब से आपका पैसा इंडेक्स में लग जाता है। दोस्तों ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं, निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न्स ही देता आ रहा है। मतलब ओवरऑल हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारी स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रही है। तो अगर हम इंडिया पे विश्वास करते हैं, हम इंडिया की इकोनॉमी पे विश्वास करते हैं, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा देश ने यहाँ से ग्रो ही करना है, तो हम बेफिक्र होकर निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको अगेन एक वार्निंग देना चाहूँगा कि फंड्स आर सब्जेक्ट टू द रिस्क। यहाँ पे मार्केट रिस्क जरूर है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है और आपकी इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकती है और बहुत जल्दी बढ़ भी सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में हमें एक स्टडी रिटर्न्स मिलते हैं। वो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है आज तक। तो दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। देखिए ये मैंने डाउनलोड किया है एनएससी की वेबसाइट से निफ्टी 50 का ब्रोशर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग खुद जाकर पूरा ब्रोशर देख सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखानी है। देखिए जर्नी ऑफ निफ्टी है 25 ईयर्स की, 1995 से 2021 तक की। देखिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है। निफ्टी 50 को गहराई में जानना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं निफ्टी 50 के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं निफ्टी 50 में मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं उन शेयर्स में खुद इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करूँ? मुझे पता है कि निफ्टी 50 में कौन कौन से शेयर्स हैं, वो कितने कितने परसेंटेज में हैं, तो मैं खुद ही इन्वेस्ट कर लेता हूँ। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों कि ये चीज़ें चेंज होती रहती है। 1995 में फाइनेंशियल सर्विसेज का निफ्टी में हिस्सा था 20% के आसपास, आज के टाइम में 37% हो गया है। आईटी सेक्टर 1995 में था ही नहीं, आज के टाइम में 17-18% के आसपास है। वहीं पे कंज्यूमर गुड्स 19% के आसपास था, आज के टाइम पे 18% के आसपास है। ऑटोमोबाइल एक टाइम पे 12% था, आज के टाइम में 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 तक का डेटा है ये, आज और चेंज हो गया होगा, ये 5% के आसपास है। तो ये कॉम्पोजिशन समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। हम रिटेल पर्सन ये सब नहीं ट्रैक कर सकते कि निफ्टी 50 से कौन बाहर हो रहा है, कौन आ रहा है। चलिए तो फिर भी एक रीबैलेंसिंग हमेशा हर 6 मंथ्स में निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग होती है, तो वो फिर भी ट्रैक किया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं इन शेयर्स की वेटेज घटती बढ़ती रहती है और वो हम नहीं ट्रैक कर सकते कि हम हर बार बेचते रहें शेयर, नया शेयर खरीदते रहें, इतने परसेंट ये शेयर घटा है, इतने परसेंट इसकी वैल्यू बढ़ी है, तो हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो ये काम हम छोड़ते हैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से और भी सेक्टर्स हैं, ये सारे बता रखे हैं यहाँ पर।
हम इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ परफॉर्मेंस पे आएंगे। आप एक चार्ट को देख रहे हैं, परफॉर्मेंस वाले चार्ट को देखेंगे। सो 1995 से चला है यहाँ से निफ्टी ज़ीरो से, और आज के टाइम में निफ्टी की वैल्यू करीब करीब 20,000 के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलती है, तो वहाँ तक निफ्टी पहुँचा है। 20,000 से नीचे अभी कुछ समय में आ गया, बट 20,000 से ऊपर का हाई लगा के आया है निफ्टी। एक बार यहाँ पे क्राइसिस आए थे, .com क्राइसिस यूएस में आए थे, तब हमारा निफ्टी नया ही था, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ये आपके 2008 का क्रैश था, जब हाउसिंग लोन का क्रैश हुआ था यूएस में, और ये पेंडेमिक का क्रैश था, जब हमारे यहाँ कोरोना पेंडेमिक आया था। देखिए, जब भी क्रैश आया है ना, उसका मार्केट ने नया हाई बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जब भी गिरावट आती है तो नए इन्वेस्टर्स आते हैं और मार्केट को नए हाई पे लेके जाते हैं। जहाँ पे आम आदमी इस गिरावट में निकल के भागता है, वहीं पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। मैं आगे चलकर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप निफ्टी 50 में ही अपने रिटर्न को 20 से 25% एज एन एवरेज कंपाउंडिंग बना सकते हैं। अभी के लिए समझते हैं कि ओवरऑल निफ्टी कितने % का रिटर्न देता है। आप यहाँ पे देखेंगे आज तक का डेटा जो 1999 से चलता आ रहा है, वहाँ पे निफ्टी एवरेज 42.4% रिटर्न दिए हैं। पिछले 15 साल में 11%, 10 साल में 15%, 12.5%, 17%, और पिछले एक साल में, मतलब ये 2020 से 2021 का रिटर्न है। कोरोना टाइम पे बड़ी डिप के बाद भागा है, तो 28% के आसपास का यहाँ पे हमें रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 15% के आसपास का हम रिटर्न पकड़ लेते हैं। 14.2 दिखाई रहा है यहाँ पे, चलिए 14.2 ही पकड़ लेते हैं यहाँ पे, कि 14% के आसपास का हमें निफ्टी रिटर्न देता है। और एक बार को समझते हैं कि अगर हम 14% के हिसाब से अगर निफ्टी हमें रिटर्न दे रहा है, तो हमारा कितना पैसा कितना बन सकता है। इसके लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर लेके चलूँगा। इससे पहले कि हम SIP कैलकुलेटर, मतलब म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे जाकर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देखें कि हम कितना पैसा बना सकते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर हमें ये देखना है कि वाई इंडेक्स फंड, हम इंडेक्स फंड चूज़ क्यों करें, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको किसी तरह की कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह की कोई भी शेयर्स या सेक्टर या इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक सिस्टमेटिक तरीके से SIP कर सकते हैं, अपना लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हैं, और हर महीने एक सिस्टमेटिक, एक डिसिप्लिन वे से SIP करते रहिए। आपको और ज़्यादा कुछ देखने की, समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है यू आर इन्वेस्टिंग इन लीडर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा जो भी इन फंड्स में आप डाल रहे हैं, ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लीडर्स में। लीडर्स हो गए मार्केट लीडर्स, द बिगेस्ट कंपनीज, जो कंपनीज सालों से परफॉर्म करती आ रही है, जो कंपनीज इंडियन इकोनॉमी की जड़ है, रिलायंस, टाटा, SCL, विप्रो, TCS, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन सब जगहों पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इन सब कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लीडर्स के अंदर, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मार्केट के लीडर्स हैं, इस्टेब्लिश कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनीज है, सालों से, दशकों से प्रॉफिट्स कमाते आ रहे हैं, कई बिजनेसेस हैं इनके। तो आप ऐसी बड़ी कंपनीज में, लीडर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कंपनी अपने आप में फंडामेंटली गुड है। अगर किसी का फंडामेंटल ख़राब होता है और कंपनी कमज़ोर होती है, तो आपको उस शेयर को बेचना या ख़रीदना नहीं है, वो अपने आप इंडेक्स से बाहर हो जाएगा और बेटर कंपनी, परफॉर्मिंग कंपनी इंडेक्स के अंदर आ जाएगी, और आपका पैसा ऑटोमेटिकली बेकार कंपनी से निकलकर अच्छी कंपनी में लग जाएगा। सो आप हमेशा ही लीडर्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, हाथी में इन्वेस्टेड रहेंगे। स्लो चलता है हाथी, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। आपका पैसा धीरे 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 ग्रो होता रहेगा, और जब कंपाउंडिंग का मैजिक आएगा, जब 5, 7, 10 साल हो जाएंगे, तो आपका पैसा एकदम से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर जाकर जानेंगे। एक और एडवांटेज है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है म्यूचुअल फंड में, एक्सपेंस रेशियो। एक तरह से ये फीस होती है म्यूचुअल फंड हाउस की, जो हमसे इन्वेस्टर से चार्ज की जाती है।
अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है, इसकी डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में, इस वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करी है। आप जाकर ये वीडियो देखिए अगर आपको नहीं पता है। अभी के लिए बता दूं कि एक्सपेंस रेशो मतलब फीस, म्यूचुअल फंड के चार्जेस सबसे लोएस्ट होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। तो आप सबसे कम पे करते हैं। आप कहेंगे सर कितना फ़र्क पड़ता होगा, 1.456% का, बिल्कुल छोटा सा ही फ़र्क दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ़र्क बहुत बड़ा, लाखों रुपए का फ़र्क बन जाता है। हमने लास्ट टाइम जाना था कि 20 साल में 25 से 30 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप एक्सपेंस रेशो को कम कर सकें तो आप 25 से 30 लाख रुपए ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपको रेकमेंड करूँगा ये वाली वीडियो आप जाके देखिए, जहाँ मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड कैसे पैसा कमाता है। चलिए आप देरी ना करते हुए स्क्रीन पर दोबारा चलते हैं, देखते हैं कि हम कितना रिटर्न बना सकते हैं अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। ओके, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे मैं ग्रो की वेबसाइट पे आया हूँ। आप कोई भी SIP इंडिकेटर यूज़ कीजिए, मैथमेटिक्स एक ही है, कहानी एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे मैंने SIP चूज़ किया है। अब एक 10,000 रुपये की SIP मैंने चूज़ करी है। देखिए 10,000 रुपये ऑन एन एवरेज हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप अभी 10 नहीं कर सकते तो आप 5 से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप 10 भी कर देंगे, उसको 15 भी कर देंगे। तो एवरेज मैं 10 पकड़ रहा हूँ। एक बेसिक हाउस होल्ड के लिए, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना पॉसिबल है आज के समय में। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 14% रखे हैं। हमने 14.2% के आसपास देखा था। आज तक का निफ्टी का रिटर्न मैंने 14% रखा है। और हम बात करेंगे यहाँ पे 20 साल की। अगर आप 20 साल के लिए सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास हो जाते हैं 1,31,00,000 रुपये। इट्स अ बिग अमाउंट दोस्तों, छोटी अमाउंट नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप करोड़पति बन जाएंगे 20 साल में अगर आप सिंपली 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं। आज मेरी उम्र 35 ईयर्स है। अगर मैंने 15 साल की उम्र से, चलिए छोड़िए 15 साल से नहीं किया होगा, 20 साल की उम्र से कर दिया होगा, मैं इसको 15 साल कर देता हूँ। मैंने नहीं किया, उस टाइम मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी आई 23-24 साल के बाद है। उसके बाद ही मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आई थिंक 2016 के आसपास जब नोटबंदी हुई थी तब से मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, उससे पहले मैं नहीं करता था। तो अगर मैंने 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता तो आज मेरे पास 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके मेरे पास 61 लाख रुपए हो जाते। 61 लाख में जिस सिटी में मैं रहता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ, उसमें एक अच्छा घर आ जाता है। आप सोचिए कि मैं आज के टाइम पे इतना कैपेबल होता कि मैं अपना खुद का अच्छा घर खरीद सकता था। चलिए अब मान लेते हैं कि 10 नहीं, मेरी थोड़ी इनकम अच्छी है, अच्छी ही थी शुरू से, तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता तो 1,22,00,000 रुपये मेरे पास जमा हो जाते हैं सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके। अभी शेयर्स में इन्वेस्ट करना और टेक्निक्स की तो मैंने बात ही नहीं करी है, मैं सिर्फ यहाँ ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अभी घर नहीं ले रहा, मैं 20 साल बाद और 5 साल बाद रुक के घर लूँगा, ठीक है। तो 20 साल में मेरा पैसा कितना हो जाता, 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। 2.5 करोड़ रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट होती है सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर कर, ठीक है दोस्तों। अब कोई लोग सोच लेते हैं यार मेरा गोल तो छोटा है, मुझे तो कार लेनी है जैसे, और मैं 20 साल का, मैं सोचता हूँ 25 साल की उम्र में कार ले लूँगा। मैं सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 15 से 20 हज़ार तो हर इसकी इंस्टॉलमेंट होती है कार की। कोई भी कार लेते हैं 15 से 20 हज़ार की इंस्टॉलमेंट होती है। 15,000 रख लेता हूँ मैं कि 15,000 पे आप इंस्टॉलमेंट सोचते हैं कि मेरी कार की होगी। अगर मैं आज कार लेता हूँ तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, मैं रुक जाता हूँ, मैं 4 से 5 साल बाद कार लूँगा। मेरा प्लान है 25 की उम्र में कार लूँगा। अभी मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मेरा प्लान है 25 की उम्र में कार लूँगा, मैं 20 साल का हूँ। तो मैंने 15,000 रुपये की SIP शुरू करी, मैंने एवरेज 14% रिटर्न पकड़ लिया। 5 साल बाद थोड़ी महंगाई बढ़ जाएगी तो मैं एक अच्छी हैचबैक कार तो ले ही सकता हूँ बिना किसी लोन के, बिना किसी इंटरेस्ट पे करे, अपनी जेब से। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की, ये पावर है इन्वेस्टमेंट की। और मैंने इसमें कोई सरदर्दी ली ही नहीं, मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया और मेरा पैसा मुझे इस तरह से ग्रो हो गया। मेरा छोटा कोई गोल है कि मुझे 10 साल बाद अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेजना है। मेरे बच्चे की उम्र अभी मान लीजिए कि 7-8 साल है, मैं 10 साल की, जैसे मेरा बड़ा बेटा है 5 साल का है, तो मैं सोचता हूँ कि 15-16 साल का होगा तो शायद मैं उसको अब्रॉड भेजूँगा पढ़ाई के लिए। मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आज 15,000 रुपये उसके लिए डालना शुरू करता हूँ महीने के, तो मेरे पास 40 लाख रुपये के आसपास हो सकता है। आपको लग रहा हो शायद कि ये कम है, उस टाइम तो शायद 50-60 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये तक लग सकता है बाहर भेजने के लिए, लेकिन 40 लाख तो होंगे। बाकी मैं एजुकेशन लोन ले सकता हूँ।
और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, मैं 25,000 रुपये SIP कर सकता हूँ 10 साल के लिए। यहाँ पे 65 लाख हो जाते हैं, और शायद 10 साल नहीं, शायद मुझे उसे 20 की उम्र में भेजना हो तो मैं उसे 15 साल कर सकता हूँ। 15 साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाता है, तो 1.5 करोड़ पे हो जाता है, सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे 1.5 करोड़ पे हो रहा है। तो इस तरह से मैं अपना पहले गोल प्लान करूँगा, फिर मैं देखूँगा मैं कितने समय है मेरे गोल को पूरा होने के लिए, फिर मैं उसके हिसाब से SIP कैलकुलेटर पे जाकर अपनी SIP प्लान करूँगा, कितनी SIP करनी है मैंने। कभी कभी ऐसा होगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं SIP बढ़ा भी सकता हूँ, उससे मेरा रिटर्न बढ़ने लगेगा। एक और आपको मैं यहाँ पे ट्रिक देता हूँ दोस्तों, जो मैं अपनाता हूँ। जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं उनके लिए, अपनी SIP को कम कर दें जब मार्केट महंगा हो चुका है, बढ़ चुका। और जब भी मार्केट क्रैश करे, जब भी न्यूज़ आए हाय तौबा मच जाए, अब गिरने वाला है, अब खत्म हो, जैसे कोरोना में हुआ था और यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम हुआ था, ऐसे समय में अपनी SIP बढ़ा दें। आपको माल सस्ते में मिल रहा है। देखिए निफ्टी ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, सेंसेक्स ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, ये सब तो चलते ही रहेंगे समय के साथ साथ। तो आपको उस समय पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी है। निफ्टी का कुछ नहीं होगा, जब तक हमारे देश ख़त्म नहीं होगा तब तक निफ्टी ख़त्म नहीं होगा, और अगर देश ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए और बड़ी परेशानियां हैं झेलने को, सिवाय कि इन्वेस्टमेंट के। तो जब तक हमें अपने देश पे भरोसा है तब तक हम निफ्टी में SIP कर सकते हैं, सेंसेक्स में SIP कर सकते हैं, और हर गिरावट पर अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं, और हर उछाल पर SIP को कम कर सकते हैं। इस तरह से ये 14% का रिटर्न 19-20% के आसपास बन जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि मैंने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे हम कॉइन पे है, कॉइन ज़रोदा, यहाँ में ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है और मैं आपको होल्डिंग में लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 3 तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। कभी आगे जाकर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मैंने इन म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट किया है और इनके पीछे का रीज़न्स क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए कि माई इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, तो मैं, या योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा जल्द एक वीडियो लेके आऊँ। तो 3 तरह के इन्वेस्ट किया हुआ, मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा इंडेक्स फंड में। यह है मेरा इंडेक्स फंड, इसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स फंड। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये फ़ंड दिखाऊं तो इसमें 5 साल का रिटर्न 14.84% के आसपास एक एवरेज CAGR रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर इस फंड के अंदर। और बाकी कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कभी इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। HDFC में इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में, ICICI में, इन्फोसिस में, ITC में, लार्सन एंड टूर्बो में, TCS में, एक्सिस बैंक में। देखिए लीडर्स में इन्वेस्टेड है मेरा पैसा, ये सारे लीडर्स हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस में इन्वेस्ट कर रखा है, कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने इस फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रखा है। देखिए इसके रीजंस इसके नाम में छुपे हैं। सबसे पहला HDFC हाउस है, ये म्यूचुअल फंड हाउस एक बड़ा नेम है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, एक ट्रस्ट है कि ये डूबेगा तो नहीं। अगर डूब भी रहा होगा ये फंड हाउस तो मुझे पहले से पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा हाथी जब मरेगा तो शोर तो मचेगा ही। तो इसलिए मैंने एक बड़ा फंड हाउस चूज़ किया है अपने इंडेक्स फंड के लिए। आप दूसरे फंड हाउस के जा सकते हैं, SBI, एक्सेस, बहुत सारे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ। दूसरा आप कहेंगे सर आप निफ्टी की बात कर रहे थे, आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। उसके लिए एक छोटा सा रीज़न है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए निफ्टी में है 50 शेयर्स, सेंसेक्स में है 30 शेयर्स। मैंने थोड़ा सा ही, देखिए 50 शेयर्स मुझे लगता है ज़्यादा हो जाते हैं। मैं एक एक्टिव ट्रेडर भी हूँ और एक्टिव इन्वेस्टर भी हूँ, मेरा तो रोज़ का काम ही यही है। तो मैंने थोड़ा सा उसे नैरो कर दिया है कि सिर्फ 30 शेयर में मेरा पैसा लगेगा, 50 शेयर में लगने की जगह मेरे टॉप के लीडर को यहाँ पे पकड़ लिया है। देखिए मैंने ये बहुत सेफ अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, मेरे आज या कल के लिए नहीं करी है। मैंने अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये चलती रहेगी। मैं SIP नहीं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। मेरा तरीका सिंपल है, जब भी मार्केट 10 से 15% टूटता है, मैं अपनी ट्रेडिंग से इनकम जो मेरी होती है मैं इंडेक्स में डाल देता हूँ। ETFs भी खरीदता हूँ और यहाँ पे भी इन्वेस्ट करता हूँ। ETF अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो ETF पर लेके आऊँगा। जिस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड के फ़ायदे क्या हैं, मैंने किस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है और क्यों किया है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, टू आंसर यू।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, वैल्यू मिली है मेरी वीडियो से, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लाइक कम करते हैं, तो लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, और यूट्यूब मेरी वीडियो और लोगों को रेकमेंड करेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।